Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Good morning. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zuhaib Hassan. वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वीकेंड पे हमारी नजरें खबरों पे रहीं। जी, बहुत सी खबरें आपको देनी है। अच्छा, शुरू में हमारे कंटेंट में क्या है तो बताना है, लेकिन मुझे एक बड़ी अजीब सी खबर थी और थोड़ा डिप्रेस भी हुआ, अपसेट भी हुआ मैं। लाहौर रोड पर दो लड़कों को मार दिया गया, सिर्फ वो कोई फ्रूट वगैरह लेने गए थे। वो देखिए, आपने खबर पढ़ी? आपने वो कितनी डिप्रेसिंग सी खबर थी। इतनी कुछ डिप्रेसिंग खबरें हैं कि आप नहीं, वो आपने पढ़ी वाली खबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब 30 रुपए के लिए 30 रुपए आप 30 रुपए के लिए किसी की दो लोगों की जाने ले ले। ऐसा क्या गुस्सा, ऐसा क्या तनाजा कि हाँ, 30 रुपए का तनाजा इतना बड़ा कि एक की जान चली गई, दूसरा कोमा में जान ले ले। कितना हमारे आपको ये रवैये अजीब है, ये रवैये हैरान कुन है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये नहीं, इंसान नहीं होते असल में, ये हैवान और शैतान होते हैं जो आपको इंसान के भेस में नजर आते हैं। बिल्कुल। और ये शुरू से ही ऐसे होते हैं, बस इतना हालात इंसान की फितरत को बताते हैं। तो ये ऐसा ही होगा शख्स, मतलब ऐसा ही होगा शख्स। और फिर ये कहाँ पहुंच गया है मुआशरा, ये भी एक सवालिया निशान है ना, कि इतना अदम बर्दाश्त। और अक्सर हमारी जो यानी खैर बहरहाल इस पर बहुत बात होती है, मुझे बड़ी डिप्रेसिंग। अच्छा, दूसरी डिप्रेसिंग एक और खबर लगी मुझे नादिया, वो भी आपने पढ़ी होगी। फ्रांस में कोई किक स्ट्रीमिंग ऐप है, उस पे एक शख्स जो है लाइव स्ट्रीम करते करते मतलब उसकी डेथ हुई। और उस पे पता नहीं क्या होता है, बहरहाल मुझे उसकी डिटेल्स लेनी है अभी। तशद्दुद होता है उस ऐप पे, एक दूसरे को टीज किया जाता है और वो सिकनेस की एक बस अजीब ये सोशल मीडिया की वजह से लोग पहले भी पागल और होते थे दरिंदा सिर्फ, लेकिन क्या होता था हमें पता नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया की वजह से नजर आने लगा है, पता चलने लगा है। मुझे बहुत दुख हुआ स्टूडेंट्स का जिन्होंने सुसाइड कमिट की बिकॉज ऑफ बैड रिजल्ट्स। वो भी खबर है हमारे पास। पंजाब में इतना दुख, ये सारी चीजें अवॉइडेबल। लेकिन वो जो मैं जो फ्रांस वाली उसमें डीप डार्क वेब वाली कहानी फिर इसका मतलब सरफेस पे आ रही है कि इस तरह हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। वो तो पैरेलल यूनिवर्स है ही, चल ही रही है। बिल्कुल वो तो एक डार्कनेस चल ही रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए कि आप बहुत ज्यादा कुछ सेलिब्रेशन करने को, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। और सैलाब की जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में शदीद सीरियस, और वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। बिल्कुल ऐसे ही है, सैलाबी सूरत हाल मुल्क भर में है, उसका हम अहवाल आपको देंगे। लेकिन एक खबर है कि भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से रब्ता किया, मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया पाकिस्तान को। और ये बताया गया है रब्ता करके कि भाई सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया है। तो ये भारतीय हाई कमीशन की तरफ से रब्ता किया गया उस टेंशन की सूरत हाल के बाद पहली दफा बताया गया। तो ये एक्नॉलेज तो कर ही रहे हैं। अब देखिए, सही बात है, आपस की बात है कि मानते तो हैं। ऐसे तो अकेले आप कैंसिल कर नहीं सकते इस वाटर ट्रीटी को, तो उसके तहत इन्होंने देखे एक्नॉलेज करते हुए बता दिया। बिल्कुल बता दिया। तो ये एक खबर थी जो कि 24 अगस्त की सुबह 10 बजे रब्ता किया गया और ये बताया गया। और इसकी वजह से कहते हैं ना कि इतना सीरियस सैलाब की सिचुएशन जी वो तो हमें पता नहीं अभी बिल्कुल आगे, क्योंकि जरा उसकी लेवल्स होती हैं सैलाब, एडवांस भी, मीडियम भी, और दोनों का जो है ना बिल्कुल हाई अलर्ट है। पीटीएम में पंजाब ने 27 अगस्त तक पंजाब में बारिशों के नतीजे में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। पंजाब के शिमाली और शिमाल मशरकी अजला में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। दरिया झेलम, चनाब, रावी और सतलुज और उनसे मुल्का नदी नालों में शदीद तुग़यानी का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हमारा हर तरह का, मैं कहती हूँ, जो वार्निंग सिस्टम है कोलैप्स कर गया या था ही नहीं, क्योंकि सारी डेट्स गड़बड़ जा रही हैं, सारी प्रेडिक्शंस जो हैं आर नॉट मेकिंग सेंस। जो डेट्स बताई गई थी हम तो उससे आगे निकल गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस्लामाबाद से हमें एमन सैयद ने ज्वाइन किया, नुमाइंदा 365 न्यूज़। उनसे जरा जानते हैं कि इसके पेश नज़र, इस खतरे के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, पीडीएम में क्या कर रहा है। एमन बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सब दोनों भी अच्छे होंगे। बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और इस्लामाबाद के मौसम की आप लोग जैसे बात कर रहे थे ओवरऑल, तो इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम तो जो है वो काफ़ी खुशगवार है, लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर मुल्क के बेशतर इलाकों में काफ़ी तशवीश कुन है। और परसों रात जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश जो है वो कई घंटे जो है वो जारी रही। महकमे मौसमियात ने पहले से पेशगोई कर रखी थी और इसी वजह से रावलपिंडी में हमने देखा कि कई जगहों पर पानी जो है वो कई फीट खड़ा हो गया। लेकिन वासा की टीमें जो है वो बड़े अरसे के बाद हमें कुछ एक्टिव और काम करती हुई दिखाई दी। इसी तरह बाराकहू इस्लामाबाद का बड़ा फेमस और करीम
हकीम एरिया है, वहाँ पे भी हमने देखा कि 2 से लेकर 3 फीट पानी जो है वो काफ़ी गलियों में जहाँ पे लोगों के घर थे वहाँ पे इकट्ठा हो गया। और फिर रात गए जो है इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से हमने देखा कि कार्रवाइयाँ जो है वो की गई। NDMA के इस हवाले से बात करें तो NDMA जो है वो भी काफ़ी अरसे के बाद, कई सालों के बाद इस बार हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और बड़े तवातर से उनकी जानिब से जो अलर्ट जारी किए जाते हैं। इसी तरह महकमा मौसमियात, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में दीगर ममालिक की तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हैं और नो डाउट के बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट उन कंट्रीज़ में पाकिस्तान है जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतासर हो रहे हैं। खासकर अगर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इस साल इंतहा का नुकसान जो है वहाँ पे ना सिर्फ जानी नुकसान बल्कि माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। माली नुकसान तो चलें किसी सूरत वो जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन जो जानों का ज़िया हुआ है वो यकीनी तौर पर पूरी कौम के लिए बड़ा अफसोसनाक है और पूरी कौम जो है वो इस दुख में उनके साथ शरीक है। इसी वजह से हमने देखा है कि जो इंतज़ामिया है ज़िलाई सतह पे और फिर उसके अलावा विफाक पे, सूबों की सतह पे जितना रोल उनका होना चाहिए किसी हद तक वो पूरा करता हुआ दिखाई दे रही हैं। और ख़ासकर जो मौसमियात से रिलेटेड जो इदारे हैं, फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और फिर बाकी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के साथ जो इजहार यकजहती किया जा रहा है वो भी जो है बिलाशुबा जो लायक तहसीन है। बेशुमार कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस कड़े वक्त में इजहार यकजहती कर रहे हैं और पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये ममालिक जो है वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह जो है विफाक की जानिब से, सूबों की जानिब से हम देख रहे हैं और साथ साथ जो निजी तंजीमें हैं काफ़ी सारी, उनकी जानिब से भी इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। मुख्तलिफ जो इमदादी सामान है वो ट्रकों के ज़रिए भिजवाया जा रहा है। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन इलाकों में कैंप्स भी लगाए गए हैं क्योंकि उन लोगों की सूरत हाल ऐसी है कि उनको जो भी जितनी भी चीज़ इस वक्त दी जा रही है वो कम है क्योंकि लोगों की बस ये भी बता दें 15 अगस्त से अब तक KPK में बताया गया, PDMA की तरफ से बताया गया कि 15 अगस्त से लेके अब तक, यानी अब तक क्या मतलब क्या है, 15 दिन ही हुए ना अभी तो ज्यादा, तो उसमें 406 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं और 247 जख्मी हुए हैं अभी तक। ये तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है और साथ साथ जो है वो NDMA की जानिब से भी इसी बुनियादों पर जो है वो डाटा जारी किया जाता है और सैकड़ों की हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है कैजुअलिटीज़ जो है वो हो चुकी हैं। उनमें मर्दों की भी तादाद है, ख़वातीन की बड़ी तादाद और बच्चे भी जो है वो इसमें शामिल है, जो यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है और ये एक ऐसा वक्त है कि जिस पे ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपने तौर पर हर शख्स जो है मैं समझती हूँ कि उसको अपना किरदार जितना मस्बत वो अदा कर सके वो करना चाहिए। ख़ासकर हमारी जो ऐसी बहुत सारी निजी तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिनों में हमें दिखाई देती हैं कि जी यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है या वो रैली की सूरत में निकली हैं, अपना किरदार अदा बिल्कुल आप सही कह रही है कि इस वक्त ये वक्त है कि अपना किरदार अदा करें और उसके बाद फिर हमारा एज ए नेशन और गवर्नमेंट अथॉरिटीज का किरदार जिसमें अभी प्रिवेंशन, ये अब तो हालात ऐसे रहेंगे, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से इतना अफेक्ट हुआ है, ये भी अच्छा ये भी जानना बड़ा जरूरी क्यों ये रीजन इतना क्यों अफेक्ट हुआ है। हालांकि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट हम तो इतना नहीं करते जितना वेस्ट करता है, हमें इतने क्यों इसके जो है क्यों मुतासिर हुए और इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। अच्छा, NDMA एक्सपर्ट उमर अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, राइजिंग शाइन में आपने वक्त दिया हमें। उमर साहब ये बताइएगा कि ये जब चले पहला ही सवाल लेते हैं, अगर आपको इससे मुताल्लिक ज़रा हमें एनलाइटन कर सके कि क्यों ये सूरत हाल बन गई है और इस बार खास तौर पे मानसून सीजन इतना तबाहकारियां क्यों लेके आ रहा है। एक तो इसमें क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है, दूसरा ये है कि ये जो हमारे बे ऑफ बंगाल से सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, अरेबियन सी से हो रहे हैं, इसके साथ साथ ही हमारे साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफगानिस्तान वाली साइड से सिस्टम्स बनते हैं वो भी साथ KPK सेंट्रल KPK के इलाकों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल वेदर सिस्टम्स का कन्फ्लुएंस हो रहा है इस बार पाकिस्तान के अंदर। आमतौर पे जो पिछले मानसून अगर हम देखें तो उनके अंदर इस तरह का पैटर्न नजर नहीं आता। उसके अंदर बे ऑफ बंगाल से एक सिस्टम आ जाता था, हिट करता था, उसके बाद अरेबियन सी से साउदर्न बेल्ट को सिस्टम इफेक्ट करता था। लेकिन अब हम ये जो पैटर्न देख रहे हैं इसमें जो मॉइस्चर है, जो समंदर है वो ज्यादा गर्म होने की वजह से ज्यादा मॉइस्चर हवा में होता है, उसकी वजह से जो सिस्टम फिर जनरेट होता है इंडिया से गुजरता हुआ पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर ज्यादा इंटेंसिटी बारिशें करने की ज्यादा सलाहियत मौजूद होती है। उसके अलावा फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये जो पैटर्न मैं आपको पहले बता रहा था, ये भी एक आप समझ लें अनयूजुअल बिहेवियर है। उसके अलावा फिर जो टेम्परेचर एनॉमलीज हैं, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, अपर KPK का इलाका है, वहाँ पे टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल रहे हैं। उसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत रैपिडली मेल्ट हुए हैं। सिर्फ ये वर्टिकल फ्लोज ने इफेक्ट नहीं किया
बल्कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लोज थे उन्होंने भी इफेक्ट किया है। तो ये 3-4 फैक्टर्स का कंफ्लुएंस हुआ है और उससे ये शदीद बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। जी, तो उमेर आपको क्या लगता है जो बड़ी वजह क्या बनी कि इतनी जाने गई हैं औरतों और बच्चों की, तो वो उसमें क्या लैंडस्लाइडिंग जो बहुत बड़ा रीजन हो, सैलाब ज्यादा किसका जो था हाथ था कि जिसकी वजह से इतनी डेथ्स हुई? अभी तक जो सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है ना वो इनएडुकेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स की वजह से है। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कच्चे मकानात की छतें गिरती हैं, कच्चे मकानात जो बारिश की शिद्दत है उसको बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन ही नहीं है, उस तरह से वो रेजिलिएंट ही नहीं है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, उसके अलावा फिर ये जो एक क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है कि ज्यादा शिद्दत से बारिश होती है कम टाइम के अंदर, जिसको हम अगर एक खास थ्रेशोल्ड तक बारिश हो जाए उसको क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अगर 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे से कम वक्त के अंदर एक छोटे एरिया के अंदर हो जाए तो उसको फिर क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और क्लाउड बर्स्ट के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो आमतौर पे हिली टेरेन एरिया होता है जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला हो, ओरोग्राफिक इफेक्ट होता है जिसमें बादलों को जो पहाड़ी सिलसिला है वो रोकने की कोशिश करता है, और ग्रेविटी मॉइस्चर को सडनली फॉल करने के ऊपर मजबूर करती है, जिसमें डिफरेंट हवाओं का इंटरेक्शन हो रहा होता है। ये फैक्टर है। और एक और चीज मुझे बताइएगा कि पीडीएमए और एनडीएमए पिछले साल भी और उससे पहले भी हमने देखा, क्या आपको कोऑर्डिनेशन सही नजर आई और टाइमली मेट ऑफिस के साथ भी ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी रेस्क्यू में, जो हमने बहुत सी जगहों पर लैप्सेस देखे, उसकी वजह क्या बनी है? इस साल पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन रही है। एनडीएमए ने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि उसने तमाम वफाकी और फेडरल इदारों को, अस्करी इदारों को डेली एक मॉनसून क्वाड कॉन्फ्रेंस के जरिए इतला किया है कि क्या क्या खतरात आने वाले दिनों में हैं। हर दिन एक 10 बजे कॉन्फ्रेंस होती है, कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर हर सूबे से उनके जो पॉइंट्स हैं, जो उनके रेस्क्यू के ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं, कौन कौन से जारी हैं, उनको कहाँ पे कोई रुकावट फील हो रही है, कहाँ पे उनको वफाक की हेल्प चाहिए, कहाँ पे उनको कोई ये जो स्टॉक्स वेयर हाउस में है उसमें कमी आ रही है। फिर एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेटेड इस टाइम मैकेनिज्म एनडीएमए ने डेवलप किया है। हम उनको प्रायोरिटी एरियाज बताते हैं, किस जगह पे किस फूड आइटम की जरूरत है, तो वो स्पेसिफिक चीजें वहां तक पहुंचा रहे हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो। ये ना हो एक एनजीओ एक चीज लेके आई है तो दूसरी वही सेम आइटम लेके आए। तो हम इस बार सारे इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं और अच्छे बेहतर नताइज के लिए। उमेर, अब ये पता है आने वाले दिनों में अभी कोई और बारिश के स्पेल्स आप प्रेडिक्ट करेंगे? खतरा टल गया है या अभी मजीद हम खतरे में हैं? अभी जी अभी मजीद स्पेल्स हैं और अभी ये जो स्पेल चल रहा है 25 से जो 27 तारीख तक है, ये पंजाब के मुख्तलिफ इजला को इफेक्ट करेगा, जिसमें लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, नानकाना, ये इलाके जो है ना अर्बन फ्लडिंग, इनके नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, और जो रिवर रावी और रिवर चनाब के मुल्हका नाले हैं इनके अंदर तुगयानी की भी बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। ये जो दो दिन अगले हैं, यानी ये पीडीएमएस को अपने अपने सूबों में ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केपीके में अगर कोई तबाहकारी आ गया तो पीडीएमए पंजाब की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाएगी। ये जरा मुश्किल सूरत हाल दिखाई दे रही है। अच्छा, एक आमतौर पे हर जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अपने एरिया को देख रही होती है वहां पे। हाँ, लेकिन ये ना कि वो सारे एरिया मुतासिर है ना, अगर पंजाब थोड़ा सा कम होता है तो चले वहाँ इस्तेदाद कार बढ़ा दी जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो सैटेलाइट अभी स्पार्को ने भेजा था अभी कुछ दिन पहले, इस सैटेलाइट से हमें क्या फायदे मिलेंगे और क्या इस रेंज में कुछ प्रेडिक्शंस में कोई फायदेमंद हुआ है? ये जो सैटेलाइट है ये रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी रखती थी। इसमें हम वेदर को भी बेहतर तरीके से देख सकेंगे, क्लाउड्स मूवमेंट, वेदर सिस्टम्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कब तक वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हो सकते हैं। उसके अलावा जो रिमोट सेंसिंग डाटा होता है जिसमें लैंड यूज, लैंड कवर देखना, उसके अलावा हमारे कहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, कहाँ पे दरियाओं के अलॉन्ग इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। तो जीआईएस डाटा बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा इस तरह के सैटेलाइट मिशंस भेजने से। जी, तो मैं ये जो इंडिया ने भी वार्निंग दी है कि वहाँ का एक्सेस पानी अब पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, तो उससे आप कितनी तबाही देख रहे हैं और कौन से एरियाज हैं जो इफेक्ट होंगे? अगले 2 दिन मैडम काफी क्रिटिकल नजर आते हैं। शदीद बारिशें मुतवक्के हैं इंडिया के इलाकों में भी, और वही सिस्टम फिर जाहिर है जो हमारा अपर पंजाब का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, जिसको पीर पंजाल रेंज कहते हैं। वहां से बहुत सारे नाला, जिस तरह देग, बीन, बसंतर, एक फलकू, ये नाले जो है ना इनमें तुगयानी की बहुत ज्यादा चांसेस है, हाई फ्लोज होंगे। उन हाई फ्लोज का अल्टीमेटली इफेक्ट फिर हमारे दरियाओं में आएगा। रावी जो है इस टाइम
जसर के मुकाम पे लो लेवल फ्लो पे है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मीडियम लेवल तक जा सकता है। इसी तरह जो दरियाए चनाब है ये इस टाइम लो लेवल फ्लो के ऊपर है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सडन पीक आ सकती है जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर से, जो नाले हैं वहां पे तेज बारिशें मुतवक्के हैं अगले 2 दिन में, तो उसकी वजह से मीडियम से हाई फ्लो। और ये दरिया सिंध और सखर बैराज की सूरत हाल सिंध के इलाके ये भी यकीनन मुतासर होने का खदशा। मसला चल ही रहा है वैसे जी जी, ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। सिम का नेट तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है और वाईफाई भी चलता है, कभी नहीं चलता, तो ये बड़ी भी मसाइल कहीं कहीं बहुत सिवियर हैं। तो लेकिन ये कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि हालत जो है काफी खौफनाक है, और अब ये जो 2 दिन का इन्होंने बता दिया है, दुआओं की बहुत जरूरत है, अल्लाह अपना रहम करे। बिल्कुल ऐसे ही तो PDM में पंजाब को अपना पंजाब के अंदर ही इतनी सूरत हाल वो कह रहे हैं कि खराब होगी मुख्तलिफ इलाकों में कि वहाँ देखना पड़ेगा। इसी तरह PDM में सिंध और यानी अब मुश्किल ये सूरत हाल हो जाती है ना कि किसी मुल्क के एक हिस्से में अगर कुछ हो तो फिर आप वहाँ अपनी मशीनरी भी भेज देते हैं, अपना इक्विपमेंट भी भेज देते हैं, लेकिन जब डिजास्टर पूरा पाकिस्तान ही मुतासर हो रहा बिल्कुल डिजास्टर आया, उसको थोड़ा कंट्रोल किया, थोड़ा रेस्क्यू हुए, थोड़ा सा संभले, उसके बाद फिर अगली स्पेल, फिर अगली स्पेल, तो संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसे में शहरी खुद भी जो है अपना फर्ज अदा करें और सबकी हेल्प करें, और कर भी रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको शाबाश। तो NDA में एक्सपर्ट उमैर अफजल हमारे साथ है और अब कोशिश करेंगे उनसे एक बार फिर राब्ता करें और मजीद भी सैलाब से मुताल्लिक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जरा शो पे हम बात करते हैं, अगेन फिर सीरियस बातें ही हैं, बट क्या करें, दुनिया में इतनी डिप्रेशन, इतना गम, इतना स्ट्रेस है, अगर कुछ कोई इससे सीख सके तो जो है बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतनी तशवीशनाक, इतनी अलार्मिंग खबर है। आप मुझे बताएंगे एजुकेशन सिस्टम पे भी सवालिया निशान है। क्या हम मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं तालीम देने के? क्या प्रेशराइज कर रहे हैं टीचर्स? क्या वालिदैन बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें मार्क्स लेना है, नहीं लिए तो ये हो जाएगा? वो इतना जहनी दबाव। बिल्कुल खबर जब हमें पता चली कितना दुख हुआ। देखिए हर जो ये सिस्टम है हर बच्चे के लिए नहीं होता, बच्चों में बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। माँ बाप जरूरी नहीं कि उस बात को समझें, उनको लगता है बच्चा बहाना कर रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे से जब पढ़ा ही नहीं जा रहा, या अपनी वो फुल कोशिश करे और कभी कभी रिजल्ट ना वो आए जो वो चाह रहे होते हैं, बच्चे के लिए कितना बड़ा सदमा। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर के, अच्छा एक नहीं नादिया, 3-3-4 लाहौर के गुलदश्त टाउन में 9वीं जमात की 17 साल तालिबा ने खुदकुशी की। तर्जुमान ने बताया कि इम्तिहानात में फेल होने के बाद शदीद जहनी दबाव का वो शिकार थी, जिससे दिल बर्दाश्त होकर जहरीली गोलियां खाई उस बच्ची ने। अच्छा, फिर उसके बाद महला लाल शाही है, यहाँ 9वीं जमात का तालिब इल्म वो जिंदगी की बाजी हार गया, नंबर्स कमाने पर खुदकुशी की उसने। फिर मोहम्मद बिलाल ने जहरीली गोलियां खाई। तो इस तरह मजमूई तौर पर 4 जो तलबा थे उन्होंने खुदकुशी की। 4 ये बड़ा और ये वो टाइम था ना, ये जब रिजल्ट्स आते हैं, ओ लेवल्स के आते हैं, दूसरे एग्जाम्स के जो है रिजल्ट्स आते हैं, तो क्या मतलब जब एग्जाम आने का टाइम हो तो बच्चों की कब्रें तैयार करें? कितना ये हम इतना जरूरी है, इतना ही जरूरी है हमने बच्चों को प्रेशर देना। और बाकी अच्छा किसका खौफ? माँ बाप का खौफ। माँ बाप का खौफ है। या मुझे बताएं कि स्कूल जाते हुए बच्चा क्यों, बहुत से तो मैंने देखा है कि स्कूल जाते हुए बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं रिलक्टेंट है, नहीं जाना मैंने स्कूल, नहीं। क्यों नहीं जाना पूछे, तो अपने बच्चों से पूछा करें कि स्कूल क्यों नहीं जाना, क्या वजह है, तुम्हें कौन सा डर है। समना कमाल ने मैं ज्वाइन किया है लाहौर से। समना, ये तो बड़ी ये जब खबर आई तो हम सबके दिल दहल के रह गए कि ये हो क्या रहा है, तालीमी निज़ाम क्या है। मुझे जरा इन वाकयात से मुतालिक पहले रिपोर्ट करें, कैसे हुए ये वाकयात? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी इम्तिहानात के नताइज आते हैं और इम्तिहानात के नाकामी के बाद जो है बच्चे अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, और गुज़िश्ता कई सालों से इस तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और जब इस बार भी 9वीं जमात का रिज़ल्ट आया तो बताया गया कि 55% तालिब इल्म जो है वो लाहौर से फेल हुए हैं। और इसी तरह लाहौर के इलाका गुलदस्त टाउन है, जहाँ पर 17 साल मनाहिल ने जहरीली गोलियां खाकर जो है अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया और उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सकी। और इसी तरह कोट अद्दू में सरकारी अस्पताल में एक नर्स के 14 साल बेटे ने जो है वो खुद को फंदा लगाकर जो है वो ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। हालांकि वो इम्तिहानात में फेल नहीं हुआ था, बल्कि कम नंबर आने की वजह से जो है वो उसने खुदकुशी की। इसी तरह मुल्तान से जो है बिलाल नामी तालिब इल्म ने जो है इस्लामियात में फेल होने के बाद जो है अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। और इसी तरह डेरा गाजी खान से 15 साल तालिब इल्म ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। और इसी तरह एक और जो बताया जा रहा है कि इलाके से जो है
मुस्कान नामी तालिब इल्म ने जो है वो इम्तिहानात में फेल होने पर जो है वो जहरीली गोलियां खा ली, लेकिन उसे जो है बर वक्त इलाज होने पर जो है वो बचा लिया गया। और इसी तरह का जो है मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो रोनमा होते गए, और इसमें जो है ज़्यादातर जो ये होता है कि वालिदैन का प्रेशर होता है बच्चों पर, बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को कि वो इम्तिहानात में पास हों, बल्कि अच्छे नंबर भी और अच्छे पोजीशन लाने पर भी जो है वो जोर दिया जाता है। और जब बच्चे इसमें नाकाम हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का जो है वो खात्मा कर लेते हैं, क्योंकि हम कई सालों से देख रहे हैं कि बच्चों पर ये जोर डाला जाता है कि वो अच्छे नंबर ले, क्योंकि वालिदैन को ये होता है कि ख़ानदान में जो है दूसरे जो बच्चे कंपटीशन में अगर उनसे कम नंबर आ गए तो हम उनको क्या जवाब देंगे, और उसी प्रेशर में जो है वो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे ये और वालिदैन बड़े सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं ना, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम तो किसी काबिल नहीं हो, तुम तो कुछ कर, तुमने बेइज्जती करा दी हमारी। उसमें बच्चा ऑलरेडी एक वर्बल अब्यूज और समटाइम्स फिजिकल अब्यूज को बर्दाश्त तो कर ही रहा होता है, ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां वो कहता है कि अब आई डोंट केयर एनी मोर, मैं लड़ नहीं सकता, मैं ये कर लेता हूँ। बच्चे पहले ही मेंटली बहुत कमजोर जी बिल्कुल। और उनके वालिदैन से भी बात हुई है जिन बच्चों ने खुदकुशी की है, क्या कहना है उनके वालिदैन का, क्या बताना और किसी ने कोई नोट छोड़ा, कुछ कहा किसी को कि क्यों, ये जानना बड़ा जरूरी है किसके प्रेशर में खुदकुशी की। जी बिल्कुल, देखिए इन जो 4 तालिब इल्मों ने खुदकुशी की है, इन्होंने किसी किस्म का कोई नोट नहीं छोड़ा, बल्कि जैसे ही नताइज का ऐलान आया तो जहनी दबाव का शिकार होने के बाद ही इन्होंने खुदकुशी की। कोई हमारी इनके गुलदस्त टाउन के इलाके में जो 17 साल मनाहिल ने खुदकुशी की, उनके हमसायों से हमारी बात हुई, क्योंकि जैसे उसकी जो डेथ हो गई तो उसे अपने आबाई इलाके ले जाया गया, तो उनके हमसायों से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़हीन तालिब इल्म थी और इस तरह के कोई जो मामला थे वो नहीं थे। अब उन्हें भी ये समझ आ रहा है कि इंतहाई कदम उसने क्यों उठाया, क्योंकि ज़हनी दबाव का वो शिकार भी थी, क्योंकि जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो बच्चे अमूमन डर जाते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि उनके वालिदैन क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, खानदान वाले और क्या ये कहेंगे। चेकिंग सिस्टम भी देखना पड़ेगा। समना, आपने क्यों एजुकेशन कोई जो तालीम के महकमे में जिम्मेदार है उनसे बात, 55% ये नताइज कैसे फेल हो गए, इतना बुरा रिजल्ट कैसे बुरा रिजल्ट आया। ये चेकिंग सिस्टम भी, मार्क्स का जो सिस्टम है उसमें भी सवालिया निशान है। जी हेलो जी समझा। अच्छा, ये पता है बच्चों का, मैं आपको बताऊं कि इतना शदीद प्रेशर होता है। मुझे अपने बीए का रिजल्ट आता है, ग्रेजुएशन बल्कि शायद इंटर का था। एक लड़की जिसको रिजल्ट का पता चला बेहोश हो गई। अब उसको वो ठीक है, मेरी बायोलॉजी में मेरी कंपार्ट आ गई, मैं कंपार्ट क्लास कहते थे, फेल हो गई। उसको हमने ऐसे हिलाया जुलाया, हमने कहा तुम्हारे पास तो साइंस है ही नहीं। उसका रिजल्ट आया बायोलॉजी का फेल, वो स्टूडेंट ही साइंस की नहीं थी, आर्ट्स की स्टूडेंट है, पता नहीं कहां से रिजल्ट आया। उसने ये भी नहीं परवाह की, ये भी नहीं देखा कि ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, ये बोर्ड की तरफ से गलती हुई है, लेकिन जस्ट लुकिंग एट दैट फेलिंग ग्रेड वो कोलैप्स कर गई। तो सबना यही सवाल कि बोर्ड से कोई जिम्मेदारों से आपकी बात हुई है कि 55% जो फेल हुए बच्चे कैसे हो गया, नताइज कैसे मार्किंग की गई है, इस पर कोई बात सवाल किया आपने? जी देखिए, लाहौर बोर्ड या पंजाब के बोर्ड की हम रिजल्ट की अगर बात करें तो जब जिम्मेदारान से बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर लें या पास हो, लेकिन वो जो होती है कि बच्चों की तैयारी पे डिपेंड जो की जाती है कि बच्चों की तैयारी इस वक्त जो है वो कैसी है। और जब हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने भी इस पर जो है अफसोस का इजहार किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो है हर गुजरते साल के साथ साथ जो है इस खुदकुशियों में जो है इजाफा होता जा रहा है। उनका भी यही कहना था कि बच्चों पे जहनी दबाव डाला जाता है, और जो कि जहनी दबाव की वजह से जो है वो इंतहाई ये कदम उठाते हैं। अगर इस तरह के जहनी दबाव और ना डाला जाए बच्चों पर तो बच्चे जो है वो इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि फेल होना या पास होना ये है जिंदगी का हिस्सा है। जरूरी नहीं है कि आप पोजीशन ही जो है वो पेपर्स में ले या बहुत ही अच्छे नंबर ले। आप इस बार जो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ गए, अगली बार कम आ गए तो भी प्रेशर का सॉरी हम समना बात कर रहे थे, जो अच्छे इनमें से वो भी बच्चे जो जरूरी नहीं कि फेल हो, बस उनके जो नंबर्स हैं ये देखिए ना, कम नंबर्स पे भी किया ना, कम नंबर्स पे भी किया है। फेल होने पे सिर्फ नहीं होता कि अगर मैं टॉप करती थी तो मैं 3rd 4th कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों को ठीक होने की जरूरत है। और आप देखिए, मुझे तो इस बात पे भी हैरत होती है, समना आप भी ज़ाहिर इस पर, कि नवी जमात की तालिबा या तालिब इल्म क्या होता है, उसे मतलब करियर के बारे में इतनी ज्यादा वो कंसर्न है कि पता नहीं मैं शायद फेल हो गया, इतनी हिम्मत आना, जिंदगी शुरू हुई है। आप देखो अपने आप को लटकाना, बिल्कुल
आप किसी बच्चे से बात करो, अपने आप को सुई नहीं चुभोएगा कि नहीं भी मुझे डर लगता है, मैं अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाऊं। अच्छा मुझे बताएं, इन्वेस्टिगेशंस क्या हो रही हैं? क्या पुलिस अपने तई इन्वेस्टिगेट करे? क्योंकि बहरहाल बच्चों ने अपने आप को मारा है तो कोई ना कोई तहकीकात तो होंगी, कोई ना कोई नतीजा, कोई रिपोर्ट तो मुरतब की जाएगी। जी बिल्कुल, जिन तालिबा और तालिबात ने खुदकुशी की है उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ भी किया, और जब तहकीकात का आगाज़ किया तो उसमें यही कुछ सामने आया कि बच्चे जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार थे। वालिदैन की जानिब से बताया जा रहा कि अचानक ही इन्होंने ये इस तरह का कदम उठाया, और उसके बाद जो है तमाम तर तहकीकात मुकम्मल हुई तो उसके बाद जो है लाशें जो है उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया, और इसके बाद जो है वो इस बात को यकीनी भी बनाया जा रहा है कि इस तरह के हादसा जो है वो दोबारा रोनमा ना हो, क्योंकि हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे जो है काफी ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, और जी समना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको पता है ये अगर ये ट्रेंड पाकिस्तान में अब बड़े खतरनाक बात है, वरना क्योंकि जो स्टूडेंट सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना पढ़ाई का कंपटीशन का स्ट्रेस है कि सबसे ज़्यादा वहाँ खुदकुशियाँ होती हैं। तो पाकिस्तान में हमें अभी से इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल एक ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम। राइजिंग देखते रहिए, बहुत से इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं। कीप वॉचिंग इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब। अच्छा, गुड मॉर्निंग तो आपने कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन की हम बात कर रहे थे, यूथ की बात कर रहे थे, बच्चों की बात कर रहे थे, एक और चीज़ मिसिंग है। हमने अपने जो शोरा थे, जिन्होंने जीने का तरीक़ा सिखाया, जिन्होंने वो उमंग, कहते हैं ना दिल में एक उमंग होनी चाहिए, एक करंट होना चाहिए, वो कौन लोग होते हैं? वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो बच्चों के जहनों में, दिलों में जगाते हैं, और फिर वही लेके आपकी ज़िंदगी को आगे चलती है चीज़। तो ये भी बात मिसिंग है आजकल की जनरेशन में, थोड़ा कनेक्टेड नहीं है वो कि हाँ, अफसाने खत्म हो गए, शायरी खत्म हो गई। ये बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी, हमें नहीं समझ आती, लेकिन ये कि हमारे बचपन में ये सपोर्ट थी, आज के बच्चों के पास ये नहीं है। कि एक शेर आपकी ज़िंदगी बदल देता है अगर आप, क्योंकि शेर ऐसा पढ़ते हैं कि आप बहुत डिप्रेस होते हैं, अपसेट होते हैं, लेकिन वो शेर ही आपको महमेज कर देता है और कहता है कि उम्मीद है, शौक पैदा होता है शायरी लिखने का। तो हम जो ये शायरी की इस वक्त बात कर रहे हैं, इसकी वजह है अजीम शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए हैं, और रोमांटिक शायरी अहमद फराज का कोई उसमें सानी नहीं, इसके साथ साथ रेवोल्यूशनरी शायरी, इनकलाबी शायरी, पोएट्री, और फिर देखे ना उनको दर्द अल्फाज, एग्जैक्टली कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, जिलावतनी बर्दाश्त करना पड़ी, बहुत बहुत मसाइल अपने दौर में बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी रविश नहीं छोड़ी। लोगों में जो उम्मीद की किरण जगाना है, हुकूक की आवाज बुलंद करना है लोगों के लिए। तो मुझे एक दो शेर याद आ रहे हैं, फिर हमारे पास पैकेज भी है। पर्सनालिटी। हाँ अच्छा, रुमानवी शायरी में तो देखे उन्होंने कहा कि ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुमको ना आई मोहब्बतें करनी। ये अहमद फराज की शायरी। और जो मैं कह रहा था ना कि रेवोल्यूशनरी शायरी, उसमें भी एक बड़ा उनका मलका था। उनके सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। और इसका ये सुने जरा, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं, जो आप बात करती हैं हमेशा, क्या ये वही बात कहना चाह रहे हैं। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाह वाह, देखिए ना, तो ये वो बातें हैं, ये शोरा आपको सिखाते हैं चीजें। अपने हिस्से की कोई शम्मा तो जलाओ, आगे तो बढ़ाओ बात को, अपना किरदार तो अदा करो। कथासिस करते हैं, ऐसे अल्फाज, ऐसी फीलिंग्स, और ये यंगस्टर्स के लिए बड़ी जरूरी है। प्लीज बच्चों को ये जो हमारे स्टार्स जो हम में नहीं है, इनके काम से मुतारिफ कराएं, इनको बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क ने हमें क्या दिया, इस मुल्क से हमें कुछ नहीं मिल रहा। भाई आप अपने हिस्से की शम्मा कैसे जला रहे हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या कर रहे हैं इस मुल्क की तरफ। तो ये सारी चीजें, एक पैकेज जरा देखिए अहमद फराज अजीम शायर को लेकर हमने बनाया, जरा देखिए, उसके बाद वापस। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। इश्क मोहब्बत, वस्ल शब, नाला फराक और इनकलाबी शायरी का इम्तजाज
हर कसो नाकस के बस की बात नहीं, ये अहमद फराज का ही खासा है। असल नाम सैयद मोहम्मद शाह था। कोहाट में पैदा हुए, पेशावर से तालीम हासिल की, जवानी से ही शेर व अदब की दुनिया के उफक पर जगमगाने लगे। अहमद फराज के 14 शेरी मजबूए शाया हुए। तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आंख भर के देखने का ऐसा तस्करा छेड़ा कि आज तक कोई बज़्म अदब इसका चर्चा किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। अहमद फराज को 4 सरकारी और बेशुमार अदबी अवार्ड से नवाजा गया। गुर्दे फेल होने पर अदब का यह सितारा 2008 में गुरूब हो गया। उनकी शायरी की खुशबू से उर्दू अदब सदा महकता रहे। ये देखिए, तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा नाम कमाए सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन के, अहमद फराज भी बन सकते। इन लोगों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो हमसे भी जुड़े रहिए आप। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा। जी 10 बजे की आवरली ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कराची में जो बारिश हुई और उसके बाद हमने इंतजामात देखे। बहुत सी जगहों पर बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर मुख्तलिफ जमातों के टाउन चेयरमैन थे, लेकिन वहां अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। इख्तियारात का तनाज़ा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, और लोग ये समझते हैं कि जब भी आप कहीं रोड टूटी हुई देखें, कहीं पानी खड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, बिजली कैसे हो, सब कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये इनकी जिम्मेदारी है। मेयर कराची किसका है? पीपल्स पार्टी का, इनकी जिम्मेदारी है। तो मजीद इस मामले से मुतालिक जानने की भी जरूरत है आपको कि जिम्मेदारी है किसकी, किसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, किससे पूछना है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उनको भी ना पता हो कि उनकी जिम्मेदारी है तो क्या करेंगे? बस वही तो, ये तो आयरनी है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, ज़ेर इंतजाम टाउन्स हैं जो कराची में काम करते हैं 18। अब इसमें से 9 जो हैं वो जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी जो कि कराची की नुमाइंदा जमात है, कराची के हुकूक की आवाज़ भी उठाती है, और इस इलेक्शन में लोगों ने उसको वोट भी किया, जब इसी वजह से टाउन चेयरमैन भी उनके बने। लेकिन टाउन चेयरमैन बनने के बाद काम यही खत्म नहीं हो जाता। टाउन चेयरमैन को काम भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बजट मिलता है। 9 यानी मेजॉरिटी में टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं कराची में। आप अंदाजा करें कितना बजट मिलता है इनको? अब बजट के हिसाब से देखिए, 26 माह के दौरान बताया गया कि 27 अरब रुपए दिए गए। जो जमात इस्लामी के टाउन्स हैं, यानी 9 टाउन्स हैं, इनमें 26 माह के दौरान 27 अरब रुपए दिए गए। अच्छा, लियाकताबाद टाउन को हर माह तकरीबन 9.9 करोड़, नॉर्थ नाजोबाद को 13 करोड़, नाजोबाद को 9 करोड़, न्यू कराची टाउन को 18 करोड़, गुलबर्ग टाउन को 13 करोड़, गुलशन टाउन को 6 करोड़, जिना टाउन को 12 करोड़, मॉडल कॉलोनी टाउन को 8 करोड़ 99,29,000 रुपए मिलते हैं। कहाँ जाता है? अब ये कहाँ जाता है, यही पूछने वाली बात है ना कि टाउन चेयरमैन का काम क्या है, टाउन्स किस तरह काम करते हैं अगर बारिश हो जाए, पानी आ जाए। तो हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब ने। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहला सवाल यही कि आपके जो ज़ेर इंतजाम टाउन्स हैं उनकी कारकर्दगी आपने भी देखी होगी, और अनबायस्ड होकर अगर मुझे बताएं, इत्मीनान बख्श थी कारकर्दगी आपके टाउन्स की, सेंट्रल की और दीगर टाउन्स की? अच्छा देखिए, पहले तो आप इसकी करेक्शन कर लें। आपने ये कहा कि कराची में 18 टाउन है। कराची में 18 टाउन नहीं है, कराची में 25 टाउन है। आपके लिए भी आसानी होगी। 25 टाउन है कराची में। जी जी। और 25 टाउन में से 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, 13 पीपल्स पार्टी के पास है, और 3 जो है वो पीटीआई के पास है। सही, ओके, सही। चले, आपने पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखें, टाउन्स बने, टाउन्स के अंदर में यूनियन काउंसिल हैं, और टाउन्स बनने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाउन्स को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद होना यह था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना था, कि जितने भी इदारे हैं वो चले गए 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास आ गए, लेकिन सूबा इन सारे इदारों को नीचे डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है, ये टाउन के साथ इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सूबाई हुकूमत को जवाबदेह है। कचरा उठाने वाला इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड,
वो सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार है, उसके जिम्मेदार ये टाउन्स मुझे बताएं, ये टाउन्स किसके अंडर आते हैं? ये मुझे बताएं कि टाउन्स किसके अंडर आते हैं? यानी कौन पूछता है टाउन से कि तुमने काम किया नहीं किया? देखें, ये तो मुर्सा वाब साहब ही बताएंगे कि वो पूछते भी हैं नहीं पूछते। वो तो पूछते ही नहीं है। वो तो ना 1 रुपया तरक्याती फंड भी नहीं दिया। वो जो बात आपने कही ना कि 27 अरब रुपए की बात आपने की, हमने आज से 2 दिन पहले पूरे आदाद शुमार रखे कि जमात इस्लामी के टाउन्स को एवरेज 9 टाउन्स को एवरेज 90 करोड़ रुपए महाना दिए जाते हैं, जिनमें से 70 करोड़ 15 लाख रुपए जो है वो सिर्फ ये तनख्वाहों की मद में जाते हैं। तनख्वाहें सर, स्टाफ कितना है? एक मुझे बताएं कि एक टाउन में आपके अंडर कितना स्टाफ है? और एवरेज 1000 जी 1000 स्टाफ है एक टाउन के अंदर? जी, हाँ, वो सारे सरकारी एम्प्लॉयज हैं। वो हमें तोहफे में मिले हैं, जहेज में मिले हैं हमें सारे। इनमें देखें, इनमें असातिज़ा कराम भी हैं, स्कूल भी है ना, इसी तरह सैनिटरी वर्कर्स हैं, अफसरान हैं, और ये पूरा हर टाउन कम से कम भी 500 और ज्यादा से ज्यादा 1933 हमारे मतलब अगर 9 टाउन है तो 9000 तो सिर्फ वो आपके हो गए लोग तकरीबन। जी 9000 तक तो सर ये तनख्वाहें, ये तो बहुत बड़ा लोड है ऑन द इकोनॉमी कि आप इतने करोड़ों दे रहे हैं सैलरी। नहीं, हम यही बात कर रहे हैं कि 9000 एम्प्लॉय तो हमारे टाउन के अंदर हैं, जिनको हम हर महीने 70 करोड़ रुपए यानी 90 करोड़ रुपए अगर मिलते हैं तो 90 में से 70 करोड़ रुपए जो 78% बनता है वो तनख्वाहों में चला जाता है। फिर ये सारे सरकारी एम्प्लॉयज हैं, इनको मेडिकल जाता है, इनका मेडिकल, इनका प्रोविडेंट फंड, अच्छा, इनको जो है वो इसमें से सैनिटरी कितने होंगे? इसमें से सैनिटरी कितने हैं? सैनिटरी इसमें कितना स्टाफ होगा? सैनिटरी स्टाफ मुझे सही तादाद नहीं पता, लेकिन सब मिलाकर जो है ये 9000 लोग हो गए ना। अब ये 9000 अगर काम कर रहे होते तो कराची पे ये ऐसी आफत आती ना, ऐसा हाल ही ना होता। तो 9 टाउन की बात कर रहे हैं, 9 टाउन की भी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ भी बड़े मसाइल हैं जी। नहीं, एम्प्लॉयज ज्यादा हैं। हमने तो 9 टाउन की आपसे सवाल किया। वो आपके ज़ेर इंतजाम है ना, आपके वहाँ पर टाउन चेयरमैन है ना, इसलिए बिल्कुल। हमारा पूछने का मकसद ये है कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि यानी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको बजट ही नहीं मिलता, फंड्स ही नहीं मिल रहे। जो फंड्स मिल रहे हैं वो सैलरी की मद में जा रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? नहीं, आप ये कह रहे हैं बजट मिल रहा है। बजट एक पैसा नहीं दिया है सूबाई हुकूमत ने तरक्याती बजट। तरक्याती मद में कोई बजट नहीं मिला आपको? हाँ, ये सारा बजट सैलरीज पे जा रहा है। ये ऑक्ट्राई जिला टैक्स कराता है ओजेटी जो हर टाउन को महाना मिलती है, वो मैंने आपको बता दिया 90 करोड़ मिली, 70 करोड़ रुपए सीधी तनख्वाहों में। अच्छा, ये जो 20 करोड़ है, अच्छा सर ठीक है, 20 करोड़ कहाँ जाते हैं हर महीने जो बच रहे हैं? 20 करोड़ में हमने आपको बताया ना कि पेट्रोल का खर्चा है इसके अंदर, जो गाड़ियां चलती हैं, जो सैनिटरी के वर्कर्स हैं, इसी तरह गाड़ियां, मेडिकल है, प्रोविडेंट फंड है, इसी तरह पेंशन की रकम है जो वो कहते हैं कि 20%। अच्छा, मुझे एक बात है, ये आपके ये कुछ ऐसा फैसला नहीं है आपकी तरफ से कि कराची के अवाम तो ये सोच रहे हैं कि भाई सेंट्रल में जमात इस्लामी है, बहुत खराब हालात है, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों बैठे हुए हैं सर? फिर आपको तो लॉस में जा रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है आप अपनी जेब से लगा रहे हैं पैसे। तो आप अगर ऐसा सूरत हाल है तो छोड़ के बाहर हो जाए सर, ताकि पता तो चले। नहीं, छोड़ के बाहर। देखिए, हमने इख्तियारात का रोना नहीं रोया है। इन्हीं हालात के अंदर अपने ओन रिसोर्सेज, बारिश के अंदर मैं खुद भी खड़ा था, हमारे सारे टाउन चेयरमैन मौजूद थे। क्या सेंट्रल कहाँ मौजूद थे सर? कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी सारी मुंतखब क़यादत खड़ी थी, और अगर खड़े होने से कोई फायदा नहीं होता सर, खड़े होने से कोई फायदा नहीं होता। हम लोगों को रिलीफ देने के जो कुछ किया जा सकता है वो आदमियों करना चाहिए। जब वसीम अख्तर थे ना, सुने, वसीम अख्तर जब ये बात करते थे ना, आप वाली सेम बात आप वाली करते थे वसीम अख्तर ना, तो आप उनके ऊपर तनकीद करते थे कि भाई वसीम अख्तर छोड़ दे। फिर सुनिए, हम इख्तियारात का रोना रोकर फाइल फेंक कर भागने वाले लोग नहीं है। वो वसीम अख्तर साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं हालात के अंदर हमारे जो अपने वसाइल हैं, जो टाउन अपने वसाइल जनरेट करता है प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए, शॉप बोर्ड के जरिए, इसके जरिए आपके इल्म है हमने इस अपने 9 टाउन के अंदर 171 पार्क बहाल किए हैं, हमने खेलों के मैदान बहाल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर लेकिन ये कचरा ही उठा ले, ये 9000 लोग कचरा ही उठा ले, ये जो ढेर पड़े हुए हैं, ये 9000 लोग क्या कचरे नहीं उठा सकते? फिर तो मतलब इसमें तो कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ना सर? कचरा उठाने के लिए कितने आपको करोड़ चाहिए? नहीं, आप ये देखिए, कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, उन्होंने अपनी जिम्मे रखी हुई है, सूबाई हुकूमत के जिम्मे है। इसी तरह आप ये देखें 44 बड़े नाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये कहती हूँ कि अगर वहाँ काम नहीं हो रहा, क्योंकि टाउन के आप देख रहे हैं सब, आप अपने लोगों से कराएं ये सब काम, कोई बात नहीं।
वो भी सफाइयां करें, सब हम सफाइयां करें। बड़े नाले साफ करना सूबाई हुकूमत की, केएमसी की जिम्मेदारी है। केएमसी की जिम्मेदारी है जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने अच्छा मुझे बता रोडे बनाने जिम्मेदारी है। आप सर सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर आप भी अपने लोगों से करा लें जो तनख्वाहें ले रहे हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं, लोग आपको याद रखेंगे। लोग कितने आपसे खुश होंगे कि देखिए आपके टाइम पे ये भी एक्स्ट्रा काम। सर मुझे बताएं रोडे बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना उन टाउन्स के अंदर या नहीं? नहीं, 100 जगह हाँ टाउन्स के अंदर की रोडे बनाना है। हाँ अच्छा, एक रोड बनी अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बनी एक, और बहुत आपने उसका जो है ना यानी चर्चा हुआ कि जी हमने बड़ी जबरदस्त, आपको मैं बताऊं कि क्या हाल उसका हुआ। मैं बताऊं वो जगह जगह से बैठ चुकी है और उसको हमने कैप्चर भी किया है और उसका इफ्तिताह भी आपके बड़े आला ओहदेदारों ने किया। तो ये सर ये हाल है आपकी क्वालिटी का, जो आप चीज बना रहे हैं वो ऐसी बन रही है। अब आप मेरा जवाब भी सुन लीजिए ना जी। वो सड़क 1.3 किलोमीटर है, 200 मीटर की पट्टी है जो बैठ गई। कॉन्ट्रैक्टर के पैसे हमने 12 घंटे में कॉन्ट्रैक्टर को ऑन रोड खड़ा किया, हमारा टाउन चेयरमैन मौजूद था, और ना सिर्फ हमने खड़ा किया बल्कि हमने उसकी पेमेंट रोकी है। वो ये काम मुकम्मल करके देगा। हम ओन करते हैं शहर को भाई, हम भागने वाले लोग नहीं है कि हम कहें कि जी हमने नहीं किया। दूसरी बात ये है कि वो सड़क क्यों बैठी, उस सड़क के नीचे इल्ला माशाल्लाह कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन की एक मेन लाइन गुजर रही थी, जो लाइन चौक हो गई, उसने वो 150 से 200 मीटर की जो पट्टी है उसको बिठा दिया। अब मुझे बताइए, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन का ये काम तो भाई सूबाई हुकूमत के जिम्मे है, मुर्तजा वहाब साहब के जिम्मे है। एक सड़क बनती है, सड़क के नीचे की लाइन बैठ जाए तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कबूल कीजिए। हम तो ये कबूल कर रहे हैं कि हमने सड़क बनाई, 12 अगर वो सड़क टूट गई तो 12 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मौजूद था, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट रोकी है। हमारा वैसे आपके काम क्या क्या है अभी तक पता चला? मुझे टाउन्स भी ये बताएं सर, ये 9 टाउन्स जो आपके अंडर आती है कौन कौन से एरियाज हैं ये कराची के? ये मुझे 9 टाउन्स आपने बताए जो आपकी जो टाउन्स हैं ये 9, ये कौन कौन से इलाके हैं कराची के? एक लाली है, एक इसी तरह मॉडल टाउन कहलाता है, और दूसरा जो है वो गुलशन टाउन, जिना टाउन, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, नई कराची, गुलबर्ग और लियाकताबाद, 9 टाउन। गुलिस्तानी जौहर भी आता है इसमें या नहीं? हमारे नहीं आता। नहीं वो नहीं आता, सेंटर आता है नॉर्थ नाज़ाबाद। अच्छा लांडी टाउन आपके एरिया में, कल हम ऐसा करते हैं कि लांडी टाउन का मलीर भी आता है आपके एरिया में? मलीर भी आता है सर? नहीं, मलीर का कायदाबाद का हिस्सा नहीं आता, मलीर टाउन आता है पीपल्स पार्क के पास। हमारे पास कुछ हिस्सा आता है। वो उधर तो सड़कें वो कंस्ट्रक्शन मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ ताकि हम आगे जब रिसर्च करें और आगे देखें। मुझे बताएं इख्तियारात क्या क्या है, जैसे टाउन चेयरमैन होते हैं तो उनके इख्तियारात क्या क्या होते हैं? टाउन के इख्तियारात ये हैं कि हमारे जितने पार्क्स आते हैं टाउन के अंदर में आते हैं, पार्क्स आते हैं, खेलों के मैदान पास के अंदर आते हैं। इसी तरह मिडिल तक जो है वो जो स्कूल हैं वो टाउन के अंदर में आते हैं, और इसके अलावा जो है वो जो इंटरनल सड़कें और गलियां ये टाउन के अंदर में आती हैं। और तमाम गलियां नॉर्थ नाज़ाबाद की, लांडी की खस्ता हाल, बहुत बुरी, पानी जमा, सीवेज का निजाम खराब, सब चीज ऐसी है। ये मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अच्छा ये देखिए ये आपने हैदरी मार्केट का नाम सुना होगा। बिल्कुल। हैदरी मार्केट को मॉडल मार्केट बनाया नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर ये है, और हैदरी मार्केट के दुकानदारों से सुन लीजिए कि हैदरी मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के अंदर पानी नहीं आया लोगों की दुकानों के अंदर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो हैदरी मार्केट के दुकानदार कह रहे हैं। इसी तरह नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर जो मेन नाले हैं उनको कनेक्ट कर दिया गया है, गंदे पानी के नालों को बरसाती पानी के नालों से जो है कनेक्ट कर दिया गया था। वो जो अलहदा करने का काम हमारे वो जो कैफे प्याला की तरफ नाला था ना सर, मैं वहां से गुजरा हूँ, कैफे प्याला की तरफ जो नाला था ना सर, वो उबल रहा था पूरा नाला जी बुरी तरीके से, और बारिश अभी थोड़ी सी हुई थी। वो कैफे प्याला के पास गुजर नाला है, उसकी सफाई करने की, उसके अंदर 20,000 टन कचरा निकलता है रोजाना शहर से। कितना कचरा जाता है आप कभी सवाल कीजिए मुर्तजा वहाब साहब से, कितना लैंडफिल साइड पे जाता है और कितना कचरा जो है नालों की नजर हो जाता है। ये तो सूरत हाल है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, जिसके नतीजे में वो कचरा नालों में जाता है। अब ये बड़े नाले अगर शूटिंग पॉइंट इनके साफ नहीं होंगे, वहां पानी जमा रहेगा तो इसके नतीजे पानी बाहर आता है, और पानी बाहर कहाँ आता है? अच्छा इसका मतलब यह है कि बैगेज ही आप उठाते रहेंगे, आपकी पूरी तैयारी है ऐसे तो कभी ठीक नहीं आप इस खराब परफॉर्मेंस का बैगेज उठाने को तैयार है, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छी बनाए, कोई तो मतलब आपके टाइम पे आपकी अपनी जिंदगी में इंसान कहता है मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि याद रहे पाकिस्तानियों को, आने वाली जो नस्लें उनको याद रह जाए। आपका दिल नहीं करता? देखिए ये हमारा वादा है कि जो हमारे 9 टाउन है
इंशाअल्लाह ताला इसमें इख्तियार से बढ़कर आज भी काम कर रहे हैं। पार्कों को डेवलप किया है, स्कूलों को डेवलप किया है, खेलों के मैदानों को डेवलप किया है, पेवर गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया पता है सर वहां क्या हुआ है, वहां ज्यादा पता है क्या हुआ है, लोगों ने बिजनेस खोला वहां पे। मैं बताऊं सर आपको वहां क्या हुआ है, खाली प्लॉट्स पे लोगों ने नेट लगाया है, ठीक है, और वहां बिजनेस एक्टिविटी हो, यानी लोग पैसे खर्च करके बच्चे खेलने जाते हैं, ये होता है बस। ये वाले ठेके पे दिए हैं आपने, मतलब बीसीओ में आपको गिनवा सकता हूं ऐसी जगह है जहां पर नेट लगाया छोटे प्लॉट पे और जनाब बिजनेस शुरू हो गया। 12,000 6,000 8,000 डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है, वहां बिजनेस चल रहा है और बच्चे बेचारे पैसे जमा करके खेलने जाते हैं, ये होता है। माशाल्लाह मुर्तजा वाह साहब कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, हम नहीं कर रहे, वो लोग तो प्राइवेटली लोग अपने प्लॉट पे कर लेते हैं। मुर्तजा वाह साहब ने पूरे क्लिफ्टन के पार्कों को अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर पेडल कोर्स बना दिए हैं वहाँ। नहीं, ये प्राइवेट प्लॉट पे आप दे रहे हैं, इसकी परमिशन कौन देता है? जो नॉर्थ नाजिबाद में उधर की परमिशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम परमिशन दें किसी को। ये जिम्मेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे जो कुछ धोखेबाजी की जा रही है शहर के लोगों अच्छा चलिए सर, अच्छा सर सड़कों की बात कर लेते हैं, जो आपके एरिया में सड़कें हैं, बात कर रहा हूँ मैं क्लिफ्टन के पार्कों की। जी। अच्छा सर, जो सड़कें आप कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, आपके इलाके में नॉर्थ टाउन में सड़कें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने नॉर्थ नाराबाद की बात की ना, तो मैं आप नॉर्थ नाराबाद का सुन लीजिए, पूरे एरिया में, पूरे टाउन में जो नौ है, पिछले 35 से 40 साल इसी तरह नई कराची टाउन है, मॉडल टाउन है, लांडी टाउन है, यहाँ सुई सदरन गैस ने पिछले 35 साल 40 साल पुरानी अपनी लाइनें तब्दील करने के लिए यहाँ हर गली खोदी हुई है, हर सड़क खोदी हुई है। जब SSGC अपना काम मुकम्मल करेगा, NOC देगा, जो अगले 2-3 महीने में मिल जाएगा, जैसे ही NOC मिलेगा तो काम कंप्लीट हो गया। पता नहीं चल रहा सर वैसे कुछ भी कराची के लोगों को, कराची आइट्स जो है ना सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता चला कि किसका इख्तियार है। आपका इख्तियार है, पोस्ट आप होल्ड किए हुए हैं, अकाउंटेबल आप हैं नहीं है, लेकिन व्हाट्स रिडिकुलस तनख्वाह मिल रही है, ये पैसे हमारे टैक्स से जा रहे हैं। 26 माह के दौरान 27 अरब रुपए 26 माह के दौरान जो जमात इस्लामी के अंडर कंट्रोल टाउन्स हैं उनको दिए जा चुके हैं, लेकिन आप हमने पूछा, सबसे पहले तो इसको मैं तो कहती हूं ये प्राइवेटाइज कर दें, कुछ इसका सोल्यूशन करें। अगर एक कंपनी भी होती तो मेरा ख्याल है इसको बेहतर मैनेज कर पाती। ये 9,000 लोगों की तनख्वाहें हम क्यों दे रहे हैं, ये एक सवाल है और हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब ये तो खैर लोग ही फीडबैक देंगे जो देख रहे थे कि जो मुनम जफर साहब ने बात की हमसे, वो कितनी लॉजिकल थी, अगर बजट सारा तनख्वाहों पे जा रहा है, आप यकीन करें आज से 100 साल बाद भी हम यहीं खड़े रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, मैथ ही गलत है, लेकिन हम शो को आगे जरूर बढ़ाएंगे। हम यहाँ नहीं खड़े होंगे, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अब क्रिकेट का सीजन आ रहा है, क्रिकेट की बात होती रहेगी क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये बात की। उन्होंने एक तो 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा कि देखें टीम सिलेक्शन में मेरा कोई किरदार नहीं होता, मेरे बारे में जो बातें होती हैं कि मैं किसी को कह के इंडक्ट कराता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने भारत को मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि अगर भारत जैसा करेगा बिल्कुल रेसिप्रोकल हमारा वो एक्शन होगा और हमसे कोई उम्मीद ना रखें, ठीक है, हम भी उसी नहज पर उसी फोर्स का। और तीसरी चीज जो आप भी अक्सर कहती हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी किसी लड़के की अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो एक कैटेगरी में कोई फॉल नहीं करता, तो ये कि परफॉर्मेंस जैसी होगी उसके हिसाब से उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि तनकीद लोगों को इतनी करनी नहीं चाहिए, लड़के अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, ये भी उन्होंने ज़ाहिर कहा। और जनाब एशिया कप के लिए और ये जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है इसके लिए टीम का अनाउंसमेंट भी हो गया। इसमें 2 चीज़ें हैं, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशिया कप में शायद बाबर और रिजवान को चांस मिलेगा, लेकिन दोनों को बाहर कर दिया, बाबर और रिजवान दोनों परफॉर्मेंस की वजह से। हाँ जी, परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन अब यू नेवर नो कि ये ट्राई सीरीज में अगर टीम खराब परफॉर्मेंस देती है तो शायद बाबर याद आ जाए दोबारा। बिल्कुल, हंगामी हालात ऐसे पैदा हो जाए कि भेजना पड़े, हालात ऐसे पैदा बना के रखे इसलिए। बिल्कुल, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो पाकिस्तान में चलती रही है। तो हमें अब्दुल वाजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को भी सुबह खैर। उम्मीद है कि ये हफ्ता जो आज से शुरू हुआ है आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा गुजरेगा। आमीन आमीन आमीन। अच्छा भट्टी साहब, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है टीम का, इसे एक टेम्परेरी अनाउंसमेंट समझे या परमानेंट हो गया एशिया कप के लिए, या डिपेंड करता है ट्राई सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस रहती है? देखें जोहेब, सबसे पहले तो आपका और
हमारी इंतहाई मोहतरम नाजिया खान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह हमें मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान की ये जो T20 टीम है, अगर आप इसका जायजा लें तो पिछली जो 4 सीरीज थी उनमें, बल्कि बीच में एक गैप आया, उससे पहले जिम्बाब्वे की भी जो सीरीज थी उसमें ऑलमोस्ट यही टीम खेल रही है। मेरा ख्याल में अरे सिग्नल का मसला, अच्छा दोबारा रब्ता हो जाएगा। हम भी ना चुप हो गए एकदम, क्योंकि इतना इन्वॉल्व थे, इतना फोकस था उनके जवाब पे कि, और माजिद भाई बोलते भी इतना अच्छा है। यार इंटरनेट के सिग्नल्स बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत डाउन चल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेट बंद ही रहता है सारा दिन। अच्छा, मजे की बात है कॉल मिल जाती है। जी हेलो, मैं बताना चाह रहा था आपको कि अच्छा इम्पोर्टेंट मोड पर होता है ये, पूछना था आपसे कि आप तो हम शुरू हो जाते हैं लेकिन बात कंप्लीट नहीं हो रही, सिग्नल्स डाउन नहीं होंगे, और जब कोई ऐसी चीज होगी कि हाँ ये बात सुनने वाली है और उसमें सिग्नल डाउन हो रहा है। खैर ये वो यही बता रहे थे। फैसल तो मुझे कहते हैं कि मेरा ही फोन है, वो उसका मसला होता है, जब मेरी कॉल आती है तो मैं आवाज नहीं आती। मैं ऐसा नहीं है, सबकी कॉल के साथ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपको कैसे समझाऊं? क्रिकेट में तो खैर ये हो रहा है कि अब जैसे मैंने कहा ना कि सीजन आ रहा है, अभी ट्राई नेशन सीरीज में देखना है कि अफगानिस्तान के साथ टीम कैसा खेलती है, फिर उसके बाद एशिया कप भारत के साथ भी हमें कम्पीट करना है, और बड़ा मुश्किल और तगड़ा मुकाबला होने वाला है भारत के साथ, क्योंकि अगर मैच हो जाता है तो भारत की टीम भी पूरी तैयारी के साथ। अच्छा, और ये कहाँ होने हैं मैचेस? ये यूएई में होना है, एशिया कप। अच्छा, एक बार फिर राब्ता हुआ है। जी जी बड़ी साहब कुछ कह रहे थे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये टीम ऑलमोस्ट पिछली 4 सीरीज से खेल रही है। नए लड़के हैं, हमने मिली जुली परफॉर्मेंस दी है, हम हारे भी हैं, हम जीते भी हैं। हमारे यहाँ लोग बार बार बाबर की बात करते हैं, बार बार रिजवान की बात करते हैं। रिसेंटली वेस्टइंडीज की जो वनडे सीरीज हुई है उसमें हमने इन दोनों प्लेयर्स को देख लिया। इनकी, हम ये नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता इनका कैरियर खत्म हो गया या ये अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी उन 3 वनडे मैचेस में परफॉर्मेंस जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। तो मैदान हाजिर है, बाबर आजम और रिजवान डोमेस्टिक सीजन में जाएं, वहां परफॉर्म करें, अपने आप को मनवाएं, और इन लड़कों पर जो उनको रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले माइक हैसन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबर और आजम चूंकि ऊपर के नंबरों पर खेलते हैं, अब वो पाकिस्तान टीम में उसी सूरत में वापस आ सकते हैं कि साइम अयूब, साहबजादा फरहान और फखर जमान में से कोई या तो अनफिट हो जाए या फिर वो परफॉर्म ना करे। तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पर तो मुझे नहीं लग रहा कि पास्ट परफॉर्मेंस पर इन दोनों की पाकिस्तान टीम में वापसी हो सकती है। अच्छा, आपको मैथ और साइंस की नजर से अगर आप देखें, क्या लगता है आपको कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे या भारत फिर कोई ड्रामा करेगा, फिर कोई चाल चलेगा? मेरे ख्याल में अब भारत के पास मौका नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो जंग खेली उसमें जंग तो हारी, लेकिन मीडिया के फ्रंट पर और दूसरे जो महाज थे, हर महाज पर भारत को शिकस्त हुई। तो मेरे ख्याल में अब खेल के महाज पर भारत नहीं चाहेगा। ये चूंकि एशिया कप यूएई में हो रहा है, लेकिन इसका बेसिकली जो मेजबान है वो भारत है। और अब से 4-5 दिन पहले भारत की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी उसने भी ये चीज क्लियर कर दी कि हमने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का मैच खेलने के लिए, बल्कि एशिया कप के मैच, क्योंकि 2 से 3 मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो सकते हैं, उसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मेरे ख्याल में अब ये चीज मुमकिन नहीं है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी वजह से खेलने से इनकार कर दे। और ट्राई नेशन सीरीज को कैसे देख रहे हैं साहब? डिफिकल्ट है, कोई इजी नहीं है। अफगानिस्तान बड़ा टफ हरीफ है हमारे लिए। देखिए जोएब, कल अफगानिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है दोनों टूर्नामेंट्स के लिए। राशिद खान दुनिया के जाने माने लेग स्पिनर, वो उनके कप्तान हैं, लेकिन राशिद के अलावा उनके पास 4 मजीद वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जिसमें नबी है, नूर है, गजनफर है, मुजीब है। तो मतलब टोटल रिलाय जो किया, चूंकि शारजा में मैचेस होने, शारजा पास में होम ग्राउंड रहा है अफगानिस्तान का। और अगर आपको याद हो 1.5-2 साल पहले जब हमने पहली बार बाबर और रिजवान को अरेस्ट करवाया था, तो वहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज भी जीती थी। तो मेरे ख्याल में एक तगड़ी सीरीज होगी। फिर लालचंद राजपूत जो यूएई के हेड कोच हैं और उनका ताल्लुक भारत से है, उनका भी कल बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया। उन्होंने कहा कि
हम भी पाकिस्तान को हराने की सलाहियत रखते हैं। क्या बात है। बल्कि हम पाकिस्तान और भारत को बात तो है वैसे एशिया कप में भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान टीम के साथ। इंटरेस्टिंग सिनेरियो जोएब, अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी, उससे पहले जो यूएई में उसने सीरीज खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वो 2-1 यूएई जीत गया था। तो लिहाजा T20 फॉर्मेट में जो 20 ओवर की क्रिकेट है, किसी टीम को हल्का तस्वीर नहीं करना चाहिए। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें ना। अच्छा माजिद भाई, नहीं मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगी, मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा मैं तो जरा थोड़ा सा, हाँ माजिद भाई आप ये बताएं कि जब इस तरह की सीरीज हो रही होती है तो टीवी चैनल्स पे बड़े स्पोर्ट्स के शोज भी नजर आते हैं और कुछ बड़े उसमें कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, जिसमें हमारे सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं बात कर रहे होते हैं, एंडोर्समेंट कर रहे होते हैं, एंडोर्समेंट्स भी चल रही होती हैं, बड़े बड़े हैवी बजट के शोज होते हैं और उसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल भी कभी कभी कंटेंट आ जाता है। आप उनको देख के आप क्या सोचते हैं? ये कैसे चल जाते हैं? हाँ अब बड़ा चेंज आया, अब हमसे ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल होने लगे, मैं भी पीछे रह गई हूँ। हाँ बताएं आप। देखिए कई बार बहुत सारे क्रिकेटर दोस्त हैं जी, वो फैक्ट्स में बात करते हैं, लेकिन बाज हमारे जो दोस्त हैं वो मेन स्ट्रीम चैनल हो या यूट्यूब हो या वीलॉग जब कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो मेरे ख्याल में अपना मसाला बेचने के लिए बहुत अनहोनी किस्म की गुफ्तगू कर देते हैं। तो बाद में उनका मजाक भी उड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में गुफ्तगू में अगर थोड़ा सा एहतियात बरत के हकायक पर बात की जाए तो वो बेहतर है। कल जो परसों मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे थे मीडिया पे, तो उन्होंने जो क्रिटिसिज्म की बात की, देखिए क्रिटिसिज्म तो हमारा हक है, जब अच्छा करते हैं तो हम उनकी तारीफें भी तो जमीन आसमान एक कर देते हैं ना। सही बात। जब बुरा करेंगे तो जाहिर है हम तनकीद भी करेंगे और बिल्कुल बनता है। कुछ वाकई शोज में कुछ ज्यादा क्रिकेट से ज्यादा। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, आपने हमें वक्त दिया टाइम में जी। एंड आई होप कि आप भी हमें, आपको इनफैक्ट ऐसे शोज में नजर आना चाहिए। वो सवाल वेल लेफ्ट कर गए वैसे बड़ी साहब, मैं आपको बताऊं जो आपने सवाल किया वो जवाब भी मिल गया जवाब मिल गया, लेकिन आपको भी हम वहाँ देखना चाहेंगे शोज में जिसमें आप अपने तज्जिए दें, बात करें, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद ये जो एक ब्रेक वाली जो है ना, ये तो है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुस्तफ़ा आमिर केस के बारे में काफ़ी दिनों से हमने बात नहीं की और बस वी होपिंग फॉर अ वर्डिक्ट के जल्दी वर्डिक्ट आ जाए, लेकिन अब है कुछ प्रोग्रेस। बिल्कुल ऐसे ही 14 फरवरी को हब चौकी से एक लाश मिलती है जली हुई और उसके बाद ये तहकीकात होती हैं, अरमगान को गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, पेशरफ जो आप कह रही हैं वो ये हुई है कि सीसीटीवी में जो अरमगान का मुलाजिम है एक, वो ब्लड साफ करते हुए देखा गया और उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वादा गवाह बनने का भी उसने कह दिया उसने, जो मुलाजिम है। तो इस पर मजीद क्या तहकीकात हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है, हमें नुमाइंदे खुसूसी फैसल शकील ने ज्वाइन किया है। फैसल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि इस केस में आगे कहाँ तक पेशरफ्त अभी हुई है, ये जो लेटेस्ट सीसीटीवी वीडियो की हम बात करें। जी बिल्कुल ज़ुहैब, इस केस में जो है वो पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त इस तरह से हुई है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने जो है वो अरमगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो पेश किया गया है एक सबूत जो कि सीसीटीवी फुटेज है और ये मुलजिम ज़ुहैब की है जो कि मुलाजिम था अरमगान का। और इसके मुताबिक इसने बयान दिया है पुलिस को कि अरमगान के कहने पर उसने जो है वो मुस्तफ़ा आमिर का खून साफ किया। तो वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से वो खून साफ कर रहा है और इसे जो है वो पुलिस ने वादा माफ गवाह बना लिया है और इसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है मुलजिम अरमगान के ख़िलाफ़। तो हम देख रहे हैं कि मुलजिम अरमगान के ख़िलाफ़ काफ़ी शवाहिद है प्रोसिक्यूशन के पास जो कि पेश कर रहा है और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इसे जो है वो अब जो करार वाक़ है वो सज़ा दिलाई जाएगी। बिल्कुल, अब तो वाकई इतना केस स्ट्रॉन्ग हो गया, आपके ख्याल में ये कितनी सख्त सज़ा हो सकती है इसको? जी बिल्कुल, इसमें सख्त सज़ा तो ये फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। ये तो जज साहब पर है और जो मज़ीद शवाहिद पेश करेंगे उसके मुताबिक जो है वो कानून अपनी रास्ता लेगा और उसे सज़ा देगा। जी फैसल, मुझे बताएं कि अरमगान के वालिद को भी गिरफ्तार किया गया था, उससे मुताल्लिक पेशरफ्त क्या है
और ये भी बताइए कि मजीद क्या एविडेंस हो सकते हैं इस केस में जो चाहिए, दरकार है इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को। जी देखिए जोहेब, उनके वालिद को भी गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जो है वो अपना स्टेटमेंट यू टर्न ले लिया था और कहा था कि मेरे मुलजिम ने, मेरे बेटे ने जो कि उसे कुछ अरसे पहले बेगुनाह कह रहे थे, उसे गुनाहगार कहते हुए ये कहा था कि इसे सज़ा दी जाए। अब वो जो है वो तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं। पेशी पर जब आते हैं तो कभी जो है वो चादर उन्हें उड़ाई भी होती है तो वो उड़ा के उठा रहे होते, अपने आप को जो है वो नफसियाती साबित करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है वो इस वक्त पुलिस और इन्वेस्टिगेशन वाले जो है वो ये चाह रहे हैं कि इनको भी जो है वो इनके मुताबिक सज़ा हो, और जो कि इन्होंने शवाहिद को ज़ाया करने में, मिसगाइड करने में जो है अपना किरदार अदा किया। तो अभी जो है वो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ है जो कि पेशियों पर सामने आएगा। तो फैसला मेरे ख्याल अब जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली बड़ी तकलीफ में होगी और जब तक फैसला ना हो जाए ये तकलीफ कम नहीं होनी। और हम सबको भी इंतजार है कि ये ऐसा केस था जिसने सबको हिला के रख दिया, बहुत ही खौफ। फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने केस से मुताल्लिक पेशा में दिया और बिल्कुल आप सही कह रही है, बहुत बड़ा ट्रॉमा है। और ये कहते हैं ना कि जब कानून हरकत में आता है और फिर मुजरिमान को सजा होती है तो तभी आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और फिर जुर्म को रोक सकते हैं आप, अदरवाइज जुर्म बढ़ता जाएगा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात नजर आ रही है कि कहीं कोई सुलह माफ करने वाला ये कोई अमल नजर नहीं आ रहा और मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली को इंसाफ चाहिए और इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। जी, तो शो का वक्त खत्म हुआ। आप का देखने का शुक्रिया, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग।